हेलो बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार भाल से। उम्मीद है आप लोगों का आज का पेपर जो है इकोनॉमिक्स का बहुत अच्छा गया होगा। कम से कम 75 से 80 के बीच में आपके नंबर आना चाहिए। फिर भी हम देख लेते हैं एक बार कि आप लोगों ने जो ऑब्जेक्टिव पिक किए हैं उनमें कहीं ऐसा तो नहीं कि जल्दबाजी में कुछ ऑब्जेक्टिव्स जो है वो आप गलत जो है वो पिक करके आ गए हैं। तो उन ऑब्जेक्टिव के बारे में हम सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं। पेपर आप लोगों को दिख रहा होगा स्क्रीन पर। ये पेपर जो है डी सेट है, मगर लगभग कुछ रैंडमली जो है वो सिचुएशन चेंज होने के बाद पूरा पेपर इसी तरीके से होगा, आप लोगों का आया होगा। और आप लोगों के पेपर जो है आज हम ऑब्जेक्टिव के बारे में कवर करते हैं। तो फटाफट आप लोग अपने ऑब्जेक्टिव जो है वो सही कर लीजिए। सही विकल्प चुनिए। पहला विकल्प है सही में, जिसमें हम देखेंगे उपभोक्ता के संतुलन का उदासीनता वक्र विश्लेषण आधारित है, तो इसमें स आएगा उत्तर। कीमत और आय पर आधारित है। फटाफट देखते हैं। दूसरा है कीमत अनुपात जो है px अपॉन py का ढाल सूचित करता है। तो देखिए ये कीमत रेखा का जो है वो ढाल है, और कीमत रेखा का जो ढाल होता है वो उसी को कीमत जो है बजट रेखा कहा जाता है। तो इसमें द जो है वो सही आएगा, वो स दोनों सही आएगा। ठीक है ना, तो द वाला इसमें सही आएगा दूसरे में। तीसरे में देखिए कि जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तब कुल उपयोगिता स्थिर हो जाती है। स मैं उत्तर सही बता रहा हूं, स इसमें सही रहेगा कि कौन क्या रहेगा, स सही रहेगा। ठीक है। श्रम उदाहरण है, श्रम जो है परिवर्तनशील साधन का उदाहरण है, क्योंकि श्रम ही है जो हम अल्पकाल में परिवर्तित कर सकते हैं। तो इसमें ब सही रहेगा कि श्रम जो है वो परिवर्तनशील साधन है। अगला जो पांचवा है वो है उचित विकल्प चुनिए। तो लाभ बराबर होता है आगम ऋण लागत, तो इसमें अ सही होगा, आगम ऋण लागत। अगला जो है हमारा सही विकल्प है वो है उस केंद्रीय समस्या की पहचान कीजिए जो उत्पादित की जाने वाली वस्तुओं की मात्रा से संबंधित होती है। इसमें आएगा स किसके लिए उत्पादन किया जाए। छठे इसमें आएगा सीमांत उपयोगिता हास नियम आधारित होता है, मूल्य निर्धारण का, मांग के नियम का, उपभोक्ता की बचत का, सभी के लिए है, तो उपयुक्त तो सभी आएगा। तो इस तरीके से आप लोगों के जो है सही विकल्प आप लोग देख लीजिए सही कितने गए हैं। हम अब आते हैं रिक्त स्थानों पर। तो रिक्त स्थानों में हम सबसे पहले अगर बात करते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता में एक फर्म जो है वो कीमत ग्राहिता होती है, तो इसमें आएगा कीमत ग्रहण करने वाला या कीमत ग्राहिता। दूसरा, कर की मात्रा में वृद्धि होने पर पूर्ति कम हो जाती है, तो कम आएगा इसमें या कमी आएगा इसमें। तीसरा है पूर्ति की लोच वस्तु की कीमत और पूर्ति की मात्रा के परिणात्मक संबंध को दर्शाती है, तो यहां पर आएगा वस्तु की कीमत, यानी तीसरे में आएगा कीमत। चौथा है उसमें चौथे में जो है वो आएगा का आशय संतुलन की स्थिति से। तो देखो परिवर्तन की अनुपस्थिति, जब उत्पादक परिवर्तन की अनुपस्थिति की स्थिति में होता है तो वो फिर संतुलन में होता है। ठीक है, तो यहां पर आएगा परिवर्तन की अनुपस्थिति, ये आएगा खाली खाली जगह पे। पांचवा, उत्पादन की प्रति इकाई लागत को कहते हैं हम औसत लागत, एसी, तो यहाँ खाली स्थान पे आएगा एसी। पांचवे में एसी आएगा, औसत लागत। छठे में है औसत लागत वक्र का आकार यू आकार का होता है। कैसे होता है, यू आकार का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर यू आपको लिखना था। चलिए फटाफट हम जोड़ियों पे आ जाते हैं। जोड़ियों में सबसे सरल जो है, या आपको जो सरल लग रही है उसको सबसे पहले पिक करना था, मगर मैं फिर भी आपको ध्यान में रखते हुए, आपकी मानसिकता को ध्यान में रखते हुए उस बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि भारतीय अर्थव्यवस्था, इसके सामने आएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक, दूसरा हम लेते हैं एनएनपी। एनएनपी को कहा जाता है नेट नेशनल प्रोडक्ट, तो यहाँ पर जो है वो 7वें नंबर का है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। एनएनपी के सामने क्या आएगा, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। तीसरा मैं ले रहा हूँ साधन की मांग। देखो साधन की मांग व्युत्पन्न मांग होती है, यानी साधन की मांग एक ही उद्देश्य से नहीं की जाती, कई उद्देश्यों से की जाती है। तो जब भी किसी की मांग कई उद्देश्यों के लिए किया जाता है तो उसको व्युत्पन्न मांग कहते हैं। जैसे हम बिजली की मांग करते हैं, तो बिजली की मांग जो है वो कई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हम करते हैं। ठीक है, उसकी मांग को भी हम क्या कहेंगे, व्युत्पन्न मांग कहते हैं। तो साधन की मांग भी जो होती है वे व्युत्पन्न मांग होती है। चलिए आगे हम बचत के बारे में बात करें, तो बचत के सामने आता है रिसाव। अब ये आप बोलोगे कि सर रिसाव कैसे आ रहा है, मैंने आप लोगों को पढ़ाया था गुणक, और गुणक में मैंने आप लोगों को एक जो पढ़ाया था गुणक का रिसाव। और गुणक का रिसाव क्यों होता है, उसके पीछे कारण था बचत, एक कारण बचत था। ठीक है, कि अगर हम बचत करेंगे तो फिर गुणक का आकार छोटा हो जाता है। अब गुणक किस पर निर्भर होता है, वो होता है विनियोग पर। तो जब विनियोग हम करते हैं तो आय कई गुणा बढ़ती है, तो उसको कहा जाता है गुणक। अब जितने गुणा बढ़ी वो कहलाता है गुणक, और वो कहलाता है गुणक का आकार। मगर इसमें दिक्कत ये हो जाती है कि जब हम बढ़ी हुई आय को बचत करते हैं तो फिर वो जो है
वो राष्ट्रीय आय में या फिर हमारी आय में जो है वो रिसाव का कार्य करते हैं, सीधी सी बात है। तो अगर हम ज़्यादा बचत कर रहे हैं तो गुणक का आकार क्या होगा, छोटा होगा, और अगर हम बचत कम कर रहे हैं, उपभोग ज़्यादा कर रहे हैं, तो फिर जो है वो गुणक का आकार क्या होगा, बड़ा होगा। तो बचत के सामने आएगा यहाँ पर रिसाव। ठीक है। अगला है, हम इसमें बात करते हैं, बढ़ाई द्वारा लकड़ी का उपयोग मध्यवर्ती वस्तु हो जाएगा और उत्पादक द्वारा यंत्रों का उपयोग अंतिम वस्तु हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोगों को जोड़ियां हल करना थी। उम्मीद है आप लोगों की जोड़ियां भी पूरी तरीके से सही गई होगी। चलिए अब आते हैं हम सत्य असत्य में। सत्य असत्य में सबसे पहले हम देखते हैं, भारत में 10 रुपए के सिक्के का वस्तुमान उसके मुद्रामान से अधिक होता है। देखो क्वेश्चन को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, ये पढ़ाया हुआ है मैंने आपको। इसमें आपको दो बातें याद रहे, स्टैंडर्ड मनी और टोकन मनी के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। ठीक वही बात इसको आपको ध्यान रखना है। वस्तुमान यानी उस वस्तु का जिससे वो मुद्रा बनी है उसका मूल्य कितना है। मुद्रामान यानी कि उस वस्तु पर लिखा हुआ मूल्य वो कितना है। देखिए हमारे यहाँ पर जितने भी आरबीआई नोट जारी करती है उन नोटों का वस्तुमान अगर देखा जाए तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि कागज के हैं। कागज का नोट अगर फट जाता है तो उसकी वैल्यू जो है वो लगभग जीरो हो जाती है, मगर उस पर अंकित किया गया जो मूल्य है वो उसका मुद्रामान है। तो 10 रुपए के ऊपर लिखा हुआ 10 रुपए का जो मूल्य लिखा हुआ है वही उसका जो है क्या है, मुद्रामान है, मगर उसका वस्तुमान क्या है, शून्य है। तो सीधी सी बात है कि इसमें क्या कहा गया है कि भारत में 10 रुपए के सिक्के का वस्तुमान उसके मुद्रामान से अधिक होता है। बिल्कुल गलत है, मुद्रामान अधिक है उसका। ठीक है ना, मुद्रामान क्या है, अधिक है, वस्तुमान शून्य है। तो ये असत्य है। दूसरा है, वस्तु विनिमय प्रणाली में मुद्रा का मापन बहुत कठिन होता था। बिल्कुल सही बात है, ये सही है, सत्य है। आगे आ जाते हैं, बचत और विनियोग सदैव बराबर होते हैं। बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो सकता है। हम जितनी बचत करते हैं उतना ही विनियोग कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, ये बिल्कुल जो है वो सही नहीं है। किन्स ने कहा है कि हम कई उद्देश्यों को लेकर बचत करते हैं, जरूरी नहीं है कि हम विनियोग के लिए ही बचत करें। ठीक है, तो ये सदैव बराबर नहीं होता। तो ये भी जो है हमारा जो है वो क्या है, असत्य है। गुणक और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति में धनात्मक संबंध होता, बिल्कुल सही है। के में का संबंध एमपीसी से बिल्कुल जो है वो धनात्मक होता है। जैसे जैसे एमपीसी बढ़ती है के भी क्या होता है, बढ़ता है। जैसे जैसे एमपीसी घटती है के भी क्या होता है, घटता है। यानी कि जैसे जैसे उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति को बढ़ाते हैं तो गुणक का आकार बढ़ेगा, और जैसे जैसे उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति को घटाते हैं तो गुणक का आकार भी क्या होगा, घटेगा। यानी ये सही है। पूर्ण रोजगार से अभिप्राय अर्थव्यवस्था में शून्य बेरोजगारी से। ठीक है, सही है। पूर्ण रोजगार का संबंध तो हम उसी से कहेंगे कि अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी नहीं है, क्योंकि हमको इसमें बेरोजगारी की परिभाषा को समझना पड़ता है। ठीक है, हर वो व्यक्ति बेरोजगार नहीं कहलाता है जो काम नहीं कर रहा है। ठीक है, जिसमें काम करने की अगर क्षमता नहीं है, ठीक है, तो स्वाभाविक सी बात है वो काम करना ही नहीं चाहता है, तो हम उसको बेरोजगार थोड़ी ना कहेंगे। ठीक, पूर्ण रोजगार का संबंध जो है वो शून्य बेरोजगारी से होता है। यानी वो व्यक्ति जिनको अर्थव्यवस्था में काम मिल रहा है, जो काम करना चाहता है नियत मजदूरी दरों पर, तो स्वाभाविक सी बात है वो रोजगार में है। तो पूर्ण रोजगार का आशय जो है शून्य बेरोजगारी से कह सकते हैं अर्थ। ठीक, ये सत्य है। जीएनपी एक राष्ट्रीय अवधारणा है, बिल्कुल सही है। जितनी भी हमने अवधारणाएं पढ़ी है, चाहे एनएनपी की बात करें, चाहे जीएनपी की बात करें, चाहे जीडीपी की बात करें, ठीक है ना, ये सभी की सभी जो है वो राष्ट्रीय अवधारणाएं हैं। ठीक, अगला जो है ये भी सही है, मतलब कहने का अर्थ है सही है। अगला है, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। बिल्कुल सही बात है, ये परिभाषा है। अब सोचिए किसकी परिभाषा है, मैं आप लोगों पे छोड़ता हूँ ढूंढना किसकी परिभाषा है, मगर ये सत्य है। ठीक, तो ये जो है सत्य असत्य भी हमारे जो है कंप्लीट हो गए। उम्मीद है आप लोगों के ये कुल 6 नंबर के, और 6 नंबर पूरे आप लोगों को मिलने वाले हैं इसमें भी। चलिए अब आ जाते हैं एक वाक्य में उत्तर में। तो एक वाक्य में उत्तर में स्टार्ट हो रहा है हमारा बजट से, और बजट वाला पोर्शन हमने काफी कवर किया हुआ था। चलिए बजट के बारे में सबसे पहले हम बात करते हैं, राजस्व घाटे की गणना किस प्रकार की जाती है। देखो राजस्व घाटे की गणना की जाती है, राजस्व घाटा की गणना इस तरीके से की जाती है कि राजस्व प्राप्तियों तथा राजस्व व्यय के अंतर से संबंधित है। यानी अगर हम बात करें राजस्व घाटा अगर हमको निकालना है तो राजस्व प्राप्तियों में से राजस्व व्यय को घटाना पड़ेगा। सूत्र भी है इसका, आप लोगों को लिखाया हुआ है, समझाया हुआ है भी। ठीक है, तो इसमें एक लाइन आती, और मैं बता देता हूँ कौन सी लाइन आती, कि राजस्व घाटा राजस्व प्राप्तियों तथा राजस्व व्यय के अंतर से संबंधित है। ठीक, चलिए अब आता है प्राथमिक घाटा। प्राथमिक घाटे की अगर बात करें तो प्राथमिक घाटे का सूत्र लिखना है, तो प्राथमिक घाटे का सूत्र भी है। ठीक है, इसमें प्राथमिक घाटे का सूत्र जो है बताया हुआ था या लिखाया हुआ था कि राजकोषीय घाटे में से जब हम ब्याज अदायगियों को घटा दें तो प्राथमिक घाटा हमको प्राप्त हो जाएगा। यानी सीधी सी बात है, इसका उत्तर किस तरीके से फ्रेम होता कि प्राथमिक घाटा बराबर
राजकोषीय घाटा, ऋण, ब्याज अदायगियां। ये इसका जो है वो उत्तर होता। अगला है भुगतान संतुलन में किस प्रकार के सौदे सम्मिलित किए जाते हैं। किस प्रकार के सौदे सम्मिलित किए जाते हैं? मेरे हिसाब से इसमें जो है कौन से सौदे, यानी दृश्य या अदृश्य मदे। ठीक है, तो इसमें दृश्य मदे और अदृश्य मदे इसमें लिखना था कि भुगतान संतुलन में दृश्य मदे और अदृश्य मदों को शामिल किया जाता है। ये इसका उत्तर होता। अगला है चौथा कि बचत और आय के बीच क्रियात्मक संबंध को क्या कहते हैं। देखिए हमने दो चीजें पढ़ी थी, एक उपभोग प्रवृत्ति पढ़ी थी और एक बचत प्रवृत्ति पढ़ी थी। तो बचत प्रवृत्ति क्या कहती है कि आय और बचत के बीच में कार्यात्मक संबंध, आय और बचत के बीच कार्यात्मक संबंध को हम बचत प्रवृत्ति कहते हैं। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर वही लिखा हुआ कि बचत और आय के बीच क्रियात्मक संबंध को क्या कहते हैं, बचत प्रवृत्ति कहते हैं। ठीक, तो क्या आता है इसमें, बचत प्रवृत्ति कहते हैं। पांचवा है औसत उपभोग प्रवृत्ति और औसत बचत प्रवृत्ति का योग क्या होता है। एक होता है, लिखाया है, समझाया है, बताया भी है कि उपभोग की औसत प्रवृत्ति जिसको हम कहते हैं एपीसी, और औसत बचत प्रवृत्ति जिसको कहते हैं एपीएस। तो एपीसी प्लस एपीएस बराबर होता है 1, बराबर होता है 1, यानी योग कितना होगा, 1 होगा। ठीक, तो आप सूत्र भी इसमें लिख सकते हैं या 1 भी लिख देते तो नंबर आप लोगों को मिल जाते। अगला है उस कर का नाम बताइए जिसका भार कर चुकाने वाले व्यक्ति पर ही पड़ता है। देखो उस कर का नाम बताइए जिसका भार कर चुकाने वाले व्यक्ति पर ही पड़ता है। तो देखो प्रत्यक्ष कर होगा ये, ठीक है, क्योंकि कराघात और कराभार, ठीक है, मैंने आप लोगों को दो शब्द बताए गए थे कि कराघात और करापात, यानी कि कर का घात और कर का पात एक ही व्यक्ति पर पड़ रहा है तो वो प्रत्यक्ष कर है, जैसे कि आयकर। ठीक है ना, तो कर का घात और कर का पात एक ही व्यक्ति पे पड़ रहा है तो प्रत्यक्ष कर होता है, यानी कि जिस पर कर लगाया जा रहा है अंतिम रूप से वही कर चुका रहा है तो फिर वो प्रत्यक्ष कर है। और आयकर जो है प्रत्यक्ष कर है, जिस पे लगाया जाता है वही चुका रहा है। ठीक है, तो यहां पर आता है प्रत्यक्ष कर। देखिए उम्मीद है आप लोगों के ये 32 नंबर के ऑब्जेक्टिव जो हैं वो सभी के सभी सही गए होंगे और आप लोगों के 32 में से 32 पूरे नंबर आएंगे, मुझे कोई इसमें डाउट नहीं है क्योंकि सब कुछ हमने क्लास में कवर किया हुआ था। चलिए, इसमें पेपर काफ़ी सरल था, कोई दिक्कत नहीं थी, सब कुछ क्वेश्चन मैंने आप लोगों को पढ़ाया, लिखाया, समझाया गया था। ठीक है, संप्राप्ति का अर्थ क्या होता है, संप्राप्ति यानी कि आगम के बारे में बात हो रही है। सामान्य लाभ का क्या अर्थ होता है, अभी बताया था, सामान्य लाभ यानी जो है परिवर्तन की अनुपस्थिति। समष्टि अर्थशास्त्र क्या है, आर्थिक एजेंट क्या है, उपभोग वस्तुएं क्या है, पूंजीगत वस्तुएं क्या है, मुद्रा की मांग का अर्थ क्या है, सब लिखा, मुद्रा की पूर्ति का क्या है, ये सब कुछ जो है आप लोगों को बहुत ही सरल तरीके से बता। विमुद्रीकरण किसे कहता है, जिसको डिमोनेटाइजेशन कहा जाता है। ठीक है ना, 2016 में हमारे यहाँ पर जो है नोटबंदी हुई थी, उसी के बारे में बात हो रही है, विमुद्रीकरण, डिमोनेटाइजेशन। ठीक है ना, सट्टा उद्देश्य क्या होता है, ठीक है ना, लोग बचत करते हैं सट्टे के लिए। ठीक है, तो ये सब समग्र मांग क्या है, समग्र पूर्ति क्या है, लिखा है। एमपीसी अभी हमने बहुत सारी चर्चा करी उसके ऊपर, तो ये 12 नंबर पर क्वेश्चन है, एमपीसी क्या है, तो आप लोगों को लिखना था एमपीसी। ठीक है ना, सीमांत उपभोग की बचत की सीमांत प्रवृत्ति। ठीक है ना, एमपीसी एमपीएस कहलाता है। ठीक है, एमपीएस के बारे में बात हो रही है, 12 नंबर पे जो क्वेश्चन है एमपीएस सीमांत बचत प्रवृत्ति के बारे में बात हो रही है। ठीक है, नीचे है वो पाथवा में। सरकारी बजट का अर्थ हम जानते हो अच्छी तरीके से, बजट के बारे में लिखा है। राजस्व व्यय अभी मैंने आप लोगों को बताया, राजस्व व्यय वही वापस वही का वही लिख देते तो यहाँ पर आप लोगों को 2 नंबर और मिल जाते हैं। मांग का अर्थ, मांग की कीमत। ठीक है ना, मांग की कीमत लो से क्या सही है। ठीक है ना, वो ये भी आप लोगों को बताया गया, समझे। जिस क्वेश्चन में आपको दिक्कत गई होगी उस क्वेश्चन के बारे में बात करता हूँ, और वो क्वेश्चन है आप लोग का 20 नंबर का। देखिए 20 नंबर का क्वेश्चन जो है बहुत सरल क्वेश्चन है। ठीक है, क्लास में जो है हो सकता है आप लोग उस दिन नहीं आए हो, करवाया गया है, मैंने आप लोगों को फोटो भेजी है उसके उत्तर की। मगर इस जो गणित का थोड़ा सा भी इसमें यूज अगर आप करते तो आपका ये क्वेश्चन बहुत सरल तरीके से जाता है। लिखा हुआ है कि यहाँ पर L बराबर 100 है और K बराबर भी 100 है, तो बस L की जगह 100 और K की जगह 100 आप अगर रखोगे और उसको सॉल्यूशन करोगे तो जो उत्तर आएगा, ठीक है, लगभग 500 आएगा। तो 500 इसका आंसर आएगा। 20 का जो उत्तर आएगा क्या, 500, 500। यानी आप L के स्थान पे अगर आप मान लीजिए 100 रख रहे हो, K के स्थान पर भी जो दिया गया है कि L बराबर 100, K बराबर 100, तो फिर उत्पादन की मात्रा क्या होगी, उत्पादन फलन क्या होगी, कितनी मात्रा होगी उत्पादन की। ठीक है ना, तो सीधी सी बात है कि K की जगह 100 रखोगे, L की जगह 100 रखोगे तो क्या हो जाएगा कि 5 का गुणा करना है किसमें,
किसमें 10 में, क्योंकि k की घात 1/2 है, ठीक है ना। तो 100 की घात 1/2 जब होगी तो वो फिर 10 होगा, ठीक है, क्या होगा 10 होगा। यहाँ पर भी k की घात l की घात जो है क्या 1/2 है, तो यहाँ पर भी हम 100 रखेंगे तो फिर यहाँ पर भी ये क्या हो जाएगा, इसका मान क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। यानी सीधी सी बात है 5 गुणित 10 गुणित 10, जब इसको सही करेंगे तो उत्तर आएगा हमारा 500। तो आंसर इसमें क्या आना चाहिए 500। ठीक, दूसरा वाला भी वैसा ही है, सरल है बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है उसमें भी, ठीक है ना। यहाँ पर आपको क्या करना था, एल के स्थान पे 5 और के के स्थान पे 2 रखना था। तो सरल किस तरीके से होता कि 2 गुणित 5 की घात 2 गुणित 2 की घात 2, 2 तो ऑलरेडी किस में है, आप लोगों को के बराबर 2 में है ही 2, ठीक है ना। तो एल के स्थान पे क्या रखना था 5, ठीक है, और के के स्थान पे क्या रखना था 2 रखना था, ठीक है। आप इसको सरल करते तो कुछ इस तरीके से होता कि 2 गुणित 25 गुणित 4, और जब सरल इसको करते हैं तो 200 आता। तो ऊपर वाले का 500, नीचे वाले का 200, ये उत्तर आपका आना चाहिए था। ठीक, इसी में मेरे को ऐसा लगता कि थोड़ी आपको दिक्कत गई होगी, बाकी तो कोई दिक्कत जाने का दिक्कत ही नहीं है। देखो 23 नंबर का क्वेश्चन जो है और भी बहुत ज्यादा सरल, करना कुछ भी नहीं था, बाजार मांग ज्ञात करना थी। अब बाजार मांग ज्ञात कैसे करना है, D1 को D2 से प्लस कर दो, तो जो नया कॉलम बनेगा वो आपकी बाजार मांग हो जाएगी, क्योंकि D1 और D2 जो है वो व्यक्तिगत मांग तालिका को जो है वो बता रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें एक कॉलम बढ़ता, वो बढ़ता D1 प्लस D2 वाला, ठीक है, तो एक कॉलम बढ़ जाता। तो हमको करना क्या था कि D1 और D2 को प्लस करना था, यानी 9 को जोड़ना था 24 में, 8 को जोड़ना था 20 में, 7 को जोड़ना था 18 में, 6 को जोड़ना था 16 में, 5 को जोड़ना था 14 में, और 4 को जोड़ना था 12 में। तो जो नया कॉलम आता वो आपका आंसर ही था, वो क्या था आपका उत्तर ही था। 2 मिनट का सवाल था, सिर्फ 2 मिनट का। और देखिए 4 नंबर में सवाल पूछा गया, तो ये जो 4 नंबर के दोनों सवाल जो थे आप लोगों के बहुत अच्छे सवाल थे, ठीक है। आप लोग थोड़ा कंसंट्रेशन स्थिर रहे होंगे, जो बच्चे उन्होंने इसको सरल किया होगा। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो जो है वो लाभदायक होगा, और उससे ज़्यादा उम्मीद है कि आप लोगों के ऑब्जेक्टिव जो है वो पूरे सही हो गए होंगे, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आप लोग मैच कीजिए, अगर वीडियो बार समझ में नहीं आए तो बार बार उसको देखिए।